हेलो एवरीवन। सो आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अल्फा एंड बीटा कार्बन क्या होते हैं। कार्बन ऑन विच हेलोजन आटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। मतलब जैसे ये कार्बन है और इस पर कोई हेलोजन आटम अटैच है डायरेक्टली, तो इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, ये वाला हो गया अल्फा कार्बन। एंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। और जो कार्बन एटम इस अल्फा कार्बन के साइड में लगा होगा, इस साइड हो या इस साइड हो, उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। समझ आया? इसको जिस पे हेलोजन एटम होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो इसके एडजेसेंट मतलब साइड में लगा होगा अल्फा कार्बन के, उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, यही होता है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। फिर आता है अपना when beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of KOH, there is elimination of hydrogen atom. जब बीटा हाइड्रोजन एटम जो होता है अगर वो हीट करा जाए अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ, तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन एटम हट जाता है फ्रॉम बीटा कार्बन। कहाँ से हटता है हाइड्रोजन एटम? बीटा कार्बन से। मतलब इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। इधर से देखो, वापस मैं समझाती हूँ। ये पूरे छोटे से पैरा में क्या लिखा हुआ है, जैसे ये अल्फा तुम्हारा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इस पूरे को अपन जब हीट करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ, ठीक है, तो क्या होता है बीटा कार्बन से तो निकलता है H, ये हट जाता है, ये जो H होता है ये हट जाता है, और जो अल्फा कार्बन होता है इससे हेलोजन एटम हट जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हटती है। क्या? बीटा कार्बन से तो हटता है H, और अल्फा कार्बन से हटता है ये हेलोजन एटम जो उसके ऊपर अटैच था। ठीक है, फिर है अपना, देख लो, ये देखो, ये ये अल्फा कार्बन है क्योंकि हेलोजन एटम अंदर अटैच्ड है। ये बीटा कार्बन है। एक एच जो था वो निकल जाएगा और इधर से हेलोजन एटम निकल जाएगा। देख लो, ठीक है, ये BH और ये बना अपना। उसके बाद देखो, ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है। ठीक है, बीटा ये भी है क्योंकि दोनों साइड अटैच्ड है। ठीक है, दोनों साइड अटैच्ड है। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। अब ये एक मेजर क्यों है और एक माइनर क्यों है, इसका रीज़न ये लिखा है सेटजेफ रूल, 11th में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर सेटजेफ द जेडसेव, ठीक है, द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन। एक अलेक्जेंडर जेडसेव एक ऐसा इंसान है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था कि प्रोडक्ट वही होना चाहिए था, वो अल्कीन होना चाहिए था, अल्कीन which have greater number of alkyl group attached to double bonded carbon atom। मेजर प्रोडक्ट वो ही होगा जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड के साइड में ज़्यादा कार्बन होंगे। एक बार और देख लो, सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि वही मेजर प्रोडक्ट होगा जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड जहाँ पे लग रहा है उसके साइड में ज़्यादा कार्बन हो। कैसे? इधर कितना कार्बन है, देखो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये वाला मत गिनना, सिर्फ एक साइड वाले गिनते हैं। इसके साइड में कितने वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसके आगे कितने वो फ़र्क पड़ता है। जैसे इधर देख लो, इधर डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके इस साइड कोई भी C नहीं है पर एक ही साइड है, तो मतलब इधर एक C हुआ और इधर दो हुए क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इस साइड भी है, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट बोला। ठीक है, तो सेटजेफ रूल का मतलब ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, ये पूछी जाती है। उसके बाद आता है तुम अपना सेकंड, रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ लिया था, एलिमिनेशन ये अभी पढ़ लिया, छोटा सा ही था। और ये अपना आ गया थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अपन ये पढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स क्या होता है? मोस्ट ऑर्गेनिक chlorides, bromides and iodides react with certain metal to give compounds containing carbon metal bonds and are known as organic metallic compounds। बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स कुछ भी ले लो, वो सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कोई कंपाउंड देते हैं।
कैसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है और मेटल कंटेनिंग होता है, ठीक है। कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब पॉइंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 डिस्कवर्ड इट, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर की थी ये चीज़ RMgX, ठीक है, नोन एज अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इस चीज़ को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड एंड दीज कंपाउंड्स आर रिफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ये वाले कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें Mg जुड़ा हो, साथ में हेलोजन आटम और साथ में एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये देख लो, अल्काइल हेलाइड दे रखा है, Mg दे रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। और ये पूरा मिला के बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्स कुछ भी हो सकता है, ClBrI, ठीक है। ये होता है एग्जाम्पल, ये वही है, अल्काइल ग्रुप दे रखा है, Br के साथ Mg अटैच कर लिया और ये अपना बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ऐसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये जो बॉन्ड होता है इन तीनों का, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, वो कैसा होता है? CMg बॉन्ड इज कोवेलेंट, ठीक है, मतलब जो अल्काइल ग्रुप का जो C होता है, R का जो C होता है और वो जो Mg के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, बट हाईली पोलर विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव Mg, ठीक है, बट हाईली पोलर विथ कार्बन। पर कैसा होता है? कोवेलेंट तो होता ही है, पर पोलर भी होता है कार्बन के साथ। तो पोलर होने की वजह से क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन पुल करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव Mg। Mg से कार्बन क्या पुल करता है? Mg के पास समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, वो C ने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, क्या किया? पुल कर लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव Mg से। एंड Mgx बॉन्ड इज आयोनिक, और Mgx का बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक होता है। और CMg का बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट, ठीक है। ये एक ही पूरे में लिखा हुआ, देख लेना। फिर है नोट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और ये किसी भी सोर्स से रिएक्ट कर जाते हैं एक हाइड्रोकार्बन देने के लिए। देखो इधर वाटर से ही रिएक्ट कर गए, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन देने के लिए, और इधर क्या बन गया? Mg जो था वो इधर आ गया, एक H2O में से OH निकल गया, और जो हेलाइड था वो इधर आ गया, बचा क्या? R, और एक इधर से H था वो इधर आ गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है, ये होता है। फिर आती है अपनी एक नेमिंग रिएक्शन आती है, वो वुड्स रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है। अल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। अल्काइल हेलाइड नॉर्मल सा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, किसमें? ड्राई ईथर में। कैटलिस्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्या देने के लिए? टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हेलाइड। एक हाइड्रोकार्बन देने के लिए, वो भी ऐसा कि उसमें डबल नंबर के कार्बन हो जो इसमें कार्बन थे। देखो इधर तो सिर्फ देखो कितने कार्बन थे, इस अल्काइल ग्रुप का ही एक कार्बन था, इधर 2 कार्बन होंगे, एक इस अल्काइल का, एक इस अल्काइल का, डबल नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या मिलेगा? Na तो था ही, और X हेलाइड इसके हेलोजन एटम इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीम रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। उसमें अब हेलोअल्कीन्स की तो अपने रिएक्शन खत्म कर दी, अब नेक्स्ट आती है हेलोअरीन्स की, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो उसमें भी फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं, अराइल हेलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, ठीक है, अराइल हेलाइड जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, वो जो रिएक्शन होती है उसके, ठीक है, उसके लिए बहुत कम रिएक्टिव होता है, इतनी जल्दी आसानी से रिएक्शन होती नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। ड्यू टू फर्स्ट रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखो, एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। देखो सेकंड स्ट्रक्चर में इधर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। पर देखो मेजॉरिटी तो है कि 3 स्ट्रक्चर में 5 स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस के, ठीक है, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ये बहुत मुश्किल होता है डबल बॉन्ड ब्रेक करना, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अराइल हेलाइड लेस रिएक्टिव होता है। फर्स्ट रीज़न है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है।
सेकेंड रीज़न आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो ये वाला जो है इधर जो कार्बन है जिससे अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और नॉर्मल हेलो एल्केन में देखेंगे जिस कार्बन पे हेलाइड अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। तो इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है और इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो कम होता है। इसमें जो p कैरेक्टर होता है वो कम होता है और इसमें जो p कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हेलो अरीन है और ये हेलो अल्केन है। तो s ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है। s ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं। हेंस इन हेलो अरीन s कैरेक्टर इज मोर एंड कार्बन इज मोर, ठीक है, ठीक है। तो s कैरेक्टर जो इसमें होता है हेलो अरीन में वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है, बॉन्ड CX बिकेम स्मॉलर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, ठीक है। जितना S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो CX का बॉन्ड है वो छोटा होगा और उतना ही उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, ठीक है। जितनी छोटी चीज़ उसको, जितना छोटा बॉन्ड उसको उतना ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसी वजह से सेकेंड रीज़न ये, इसी वजह से ब्रेक नहीं हो पाता और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। सेकेंड रीज़न हो गया। फिर थर्ड रीज़न पे आते हैं, देख लो। थर्ड रीज़न क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है। इंस्टेबिलिटी होती है फिनाइल कैटायन की। इन केस ऑफ हेलो अरीन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। जो फिनाइल कैटायन था जो रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से बना था, ठीक है, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट, इसलिए उसमें SN2 नहीं SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट है, because of the possible repulsion it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes, ठीक है। एक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हेलो अरीन्स में। तो उस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जो भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, वो क्या करता है, वो अप्रोच मतलब जा ही नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन रिच अरीन के पास। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये है, ठीक है, अरीन है हेलो अरीन, उसके पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन्स है। तो कमी तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स की। और अपन ने क्या पढ़ा था कि सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो ये दोनों ऑब्वियसली रिपेल होंगे, रिपल्शन तो होएगा। तो उस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ये तो अपने ये 4 जो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है हेलो अरीन्स में, हेलो अल्केन्स में नहीं, हेलो अरीन्स में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अपना आता है मेथड रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, हेलाइड आयन NaOH 623 केल्विन 300 ATM और H+, ठीक है। तो ये अपना आ गया है, ये बन गया अपना, ठीक है। ये OH इधर अटैच हो गया। एंड हीटिंग फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH सोल्यूशन एट 623 and 300 ATM, ठीक है। To increase the reactivity of haloarine, we add electron withdrawing group at ortho and para position because due to resonance, electron density increases more at ortho and para substitution. रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो, ठीक है, और उसका ऐसी पोजीशन पर लगाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। जैसे ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए अपन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उधर अटैच करते हैं। जैसे देख लेते हैं, देख लो, ये है NO2 इधर है और Cl इधर है, ठीक है। ये अपन ने वही अपने लिया, ठीक है, अपना कैटलिस्ट। इधर OH आ गया हेलाइड को हटा के, और NO2 इधर ही रहा। कुछ नहीं करना, बस OH आ जाएगा जो हेलाइड आयन है उसकी जगह। बाकी सब ऐसा देखो, इधर 3 NO2 थे, तीनों के तीनों इधर है, बस Cl की जगह क्या आ गया, OH, और इधर वार्म H2O। अब 1 डिग्री के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 डिग्री इन द सेंस मतलब Na2 एक ही अटैच्ड है, तो उसके लिए ये वाला कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। 2 NO2 अगर अटैच हो तो ये वाला, और 3 हो तो सिर्फ वार्म वाटर चलेगा, ठीक है, और रिएक्शन हो जाएगा। फिर आता है नोट NO2 group shows its effect only at ortho and para position.
NO2 कहाँ पे अटैच था हर कंपाउंड में, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, और वो अपना इफेक्ट भी उधर ही शो करता है, नॉट एट मेटा पोजिशन बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे अगर NO2 तुम लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो ही नहीं होती ही नहीं उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। देयरफॉर NO2 ग्रुप एट मेटा पोजिशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ NO2 माइनस NO2 नहीं, आई एम सॉरी, डैश NO2 एट मेटा पोजिशन, ठीक है। इसीलिए NO2 जो ग्रुप है वो मेटा पोजिशन पे डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। अगर मेटा पोजिशन पे वो लग जाए NO2 ग्रुप तो वो जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो स्टेबलाइज होएगा ही नहीं, वो पॉजिटिव में बदलेगा ही नहीं, एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और कोई रिएक्टिविटी ऑब्जर्व ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, जितनी अगर नहीं थी तो नहीं बढ़ेगी, अगर जितनी थी तो उतनी ही रहेगी। अगर मेटा पोजिशन में तुमने NO2 लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेटा पोजिशन पे NO2 नहीं लगाते, ठीक है। फिर थर्ड अपना आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपना आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि वाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो सिर्फ एक वर्ड का आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस। इतना भी लिख के आ जाओगे ना तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये तो तुम दिमाग में ही बिठा लो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो सिर्फ रेजोनेंस की वजह से होती है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। देन पर ये मेटा पोजिशन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब हेलोजन एटम के पास क्या एक माइनस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींच ले, बेंजीन रिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खींच ले। अब वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कम्पेयर टू बेंजीन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो होती है ना बेंजीन रिंग जो पहले से डीएक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में तो पहले फुल इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मान लो तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी थोड़ी बहुत, एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स अकर स्लोली। इसी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हेलोअरीन्स में वो भी स्लोली होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं है, पर इलेक्ट्रोफिलिक होते हुए भी बहुत स्लोली होता है, और उसका रीज़न यही है कि हेलोजन एटम के पास एक ऐसा -I इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेंजीन रिंग में से, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हेलोजिनेशन, ठीक है। जैसे ये देखो बेंजीन रिंग है, उस पर हेलोजन एटम अटैच्ड है और ये Cl2 से एक्ट कराया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 आई एम सॉरी। तो बेंजीन रिंग पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक पे Cl इधर अटैच होगा, एक इधर, एक तो पहले से इधर था, एक इधर अटैच होगा। तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। मेजर क्यों होगा इसका रीज़न मैंने अभी पढ़ाया, क्योंकि ये वाला पैरा पोजिशन पे और ये कौन सा है, अगर देखा जाए तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मेजर है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नाइट्रेशन, ये वही अपन ने ले लिया HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। Cl इधर पहले से अटैच था और इधर Na2 एक इधर NO2 इधर अटैच होगा और एक इधर होगा, और मेजर यही होगा क्योंकि पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होगा, देखो थर्ड वही कंपाउंड है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, एक SO3H इधर अटैच होगा, एक SO3H इधर, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वही रीज़न है, ठीक है। फिर अपनी एक और नेमिंग रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक अल्काइलेशन होता है और एक असाइलेशन होता है। अल्काइलेशन में क्या होता है, जैसे ये तुमको कंपाउंड दे दिया, उसमें ये तुमको इसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड,
रहा है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3, इधर क्या होता है, ये Cl तो पहले से अटैच होता है और CH3 इधर अटैच होता है, ठीक है। एक CH3 इधर अटैच होगा और एक CH3 इधर अटैच होगा और ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन तुमको याद ही करनी पड़ेगी, इनफैक्ट सारी याद करनी पड़ेगी जो ऊपर से पढ़ा ही है, ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये अल्काइलेशन है, ठीक है। फिर अपनी एसाइलेशन देख लेते हैं। ये सेकेंड है एसाइलेशन। ये वही कंपाउंड ले लिया, ठीक है। इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इधर ये चीज़ अलग है, उधर CH3Cl ही था, इधर ये भी ऐड हो गया और कैटलिस्ट तो वही है। अब इधर क्या होगा, Cl तो पहले से ही था, फिर डबल बॉन्ड O CH3 इधर अटैच होगा और एक इधर अटैच होगा और मेजर प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। यही हमेशा होगा, देख लेना, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। और एक ये कैटलिस्ट, ये होगा तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नोट, ऑर्थो पोजिशन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपेल ईच अदर। जो ऑर्थो पोजिशन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, और जो क्लोरीन मतलब देखो ऑर्थो पोजिशन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ऑर्थो पोजिशन मान लो, इस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है विल रिपेल ईच अदर, क्यों, ठीक है, एंड देयरफॉर मेक्स इट अनस्टेबल एंड माइनर क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड। ये माइनर क्यों हो रहा था, अब रीज़न समझ में आया। इसका रीज़न ये है, क्यों, ऑर्थो पोजिशन पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जैसे मान लो ऑर्थो पोजिशन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर ये ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली रिपेल ही करेगा ना, इसी वजह से ये माइनर होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 4th टाइप, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। हेलोवरीन्स की बात कर रही हूँ, रिएक्शन विद मेटल्स। उसमें दो देखो नेमिंग रिएक्शंस आती हैं। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ऊपर वाली जो अपने पढ़ी थी वो वुड्स रिएक्शन थी, दोनों डिफरेंस, उसमें Na के साथ रिएक्ट करा रहे थे, वो भी ड्राईथर्मी। इसमें एक और चीज़ के साथ रिएक्ट कराएंगे। देखो ये तुमने हेलोवरीन ले लिया, ठीक है, Na ले लिया और ये ले लिया तुमने नॉर्मल सा हेलो अल्केन, ठीक है। ड्राई ईथर ले लिया प्रेजेंस, तो इधर क्या होगा, बेंजीन रिंग तो वही रहेगी, बस हेलोजन एटम हट जाएगा और इधर का जो अल्काइल ग्रुप था वो इधर अटैच हो जाएगा। बचा क्या, Na, ठीक है, और क्या बचा, ये X, ठीक है, ये X इधर आ जाएगा। समझ आया। ये नेमिंग रिएक्शन तुमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और इक्वेशन भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फिटिक रिएक्शन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है, अराइल हैलाइड्स आल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। अराइल हैलाइड्स एक एनालॉगस कंपाउंड भी देते हैं जब उनको ट्रीट किया जाए सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है। ये तो सेम था, बस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। इन ड्राई ईथर कैटलिस्ट सेम है, इन विच 2 अराइल ग्रुप्स आर जॉइंट टुगेदर। अब इसमें क्या चीज़ होती है, 2 मॉलिक्यूल लेना अराइल हैलाइड के, इसमें दोनों जो अराइल ग्रुप होते हैं, मतलब जो बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो दोनों अटैच्ड होते हैं, ठीक है। हेलोजन एटम हट जाता है और Na के साथ जाके अटैच्ड हो जाता है। क्या होता है इसमें, क्या हो रहा था, जो हेलोजन एटम है उसकी जगह R आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन एटम तो हट ही जाता है पर एक और बेंजीन रिंग अटैच हो जाता है और ये बनाता है डाइफिनाइल। 2 ऐसे बेंजीन साथ में जुड़े हुए उनको बोलते हैं डाइफिनाइल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। ये लास्ट की 2 नेमिंग रिएक्शन थी, इनके इक्वेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। सारी नेमिंग रिएक्शन लिखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू एवरीवन।